ओके ओके ओके। दोस्तों, नमस्कार। आज फिर एक बार हमारे साथ हैं श्री अनिल चिक्कारा साहब, जो फॉर्मर डिप्टी कमिश्नर ट्रांसपोर्ट दिल्ली हैं और इन मामलों के, ऑटोमोबाइल मामलों के, ट्रांसपोर्ट के, ट्रैफिक प्लानिंग के, ट्रैफिक इंजीनियरिंग के, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के सबके एक्सपर्ट हैं, ऑल इन वन। और बहुत ज़रूरी था आज इनसे बात करना, क्योंकि अभी CAQM यानी कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने अपनी रिपोर्ट दाखिल की 21 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट में, एफिडेविट के साथ में। क्योंकि 6 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी और कई बातें उनसे कही थी। उनमें उन्होंने कहा था कि भाई, आपको तो यही नहीं पता कि अभी तक आपके एक्सपर्ट अलग अलग कहते हैं। जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर से कितनी जो है पॉल्यूशन होता है, कितना इमिशन है। आप बताते हैं 12% से लेके 41%। तो बड़ा भारी गैप है। आप कर क्या रहे हैं इतने दिनों में? आप केवल एक स्टेटस रिपोर्ट दे देते हैं, ये तो काम नहीं है। पॉल्यूशन कम क्यों नहीं हुआ है इतने सारे एफर्ट्स के बाद भी? तो उसके बाद इन्होंने अब जो है एक डिटेल में रिपोर्ट दी, और जो रिपोर्ट दी उसमें कई बातें उन्होंने कही, जो आज हम बात करेंगे। तो मुख्यतः जो व्हीकल्स हैं और उनसे, ट्रांसपोर्ट सेक्टर से रिलेटेड जो पॉल्यूशन है, इमिशन है, उसकी बात करेंगे। और कई सवालों के जवाब आज हम अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे। और तो चिक्कारा साहब, आज हम पूरी फिर से एक क्वेश्चनायर लेके, क्वेश्चन जो हमारे दर्शकों के मन में हैं उनको लेके आपके सामने फिर हाजिर हुए हैं। और आपके जो पिछले सारे प्रोग्राम हैं, उन सारे प्रोग्राम्स में हमारे दर्शकों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया है और बार बार आपको बुलाते रहते हैं और हम भी आपको तंग करते रहते नमस्कार हैं। सर। नमस्कार। तंग नहीं है, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपके दर्शकों से और आपके सब्सक्राइबरों के और हजारों की बल्कि कुछ तो लाखों में भी अगर हम बात करें तो इतने लोगों से हम जुड़े हैं। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम खुल के बात करते हैं। हालांकि मेरा इंटरेक्शन कई और जगहों पर भी होता है, तो वहां पर हम दिल की बात नहीं कर पाते। लेकिन आपके चैनल से और आपके जो बेबाकी से हमारा जो प्रश्नोत्तर कार्यक्रम होता है उसके अंदर हम, मैं आपको एश्योर करता हूं कि नेशनल लेवल पर अगर कोई हार्डकोर टेक्निकल बातों का जिक्र होता है तो वो आपका चैनल है। और आप इतनी डिटेल से, और डिटेल तो क्या, आपके जो मेंबर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो आपसे ऐसे ऐसे असाधारण क्वेश्चन पूछते हैं जो आप मेरे पास लेके आते हो। तो मुझे भी मतलब जो ढूंढने में और तलाश करने में और उनके बारे में व्हाट एग्जैक्टली टू बी सेड, वो भी मुझे फिर मेहनत करनी पड़ती है। बट ये एक बड़ा अच्छा हमारा प्लेटफॉर्म है, और जहां पर हम वो बात कर सक पाते हैं जो हमारी गवर्नमेंट पब्लिक के आगे नहीं कर पाती। और CAQM जैसी और CPCB या EPC जो पहले थी, तो संस्था ये पब्लिक को एक्चुअल बातों को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं करती। और इसमें यह भी देखा गया है कि इसमें अब नाकामियों को छुपाया जाता है। तो आज चर्चा करते हैं। आप नहीं, बताएं क्या फिर मैंने क्वेश्चन मैंने का पीछे देखा सेट लाए कि हो। आपने कई बातें जी कही, जो प्रोडिक्शन कही, जो बातें कही, वो बात माननी भी पड़ी। जी जैसे ट्रांसपोर्ट और कॉमर्शियल व्हीकल्स के बारे में BS4 को BS6 के साथ जी जोड़ के, और जो अनुमति जी सरकार ने दी, तो ये आप बहुत पहले कह चुके थे जी कि BS4 और जी 6 जो है एक जैसी है।
अभी थोड़ा सा काम बाकी है, जी बाकी जी। काफ़ी जगह ये हो चुका है। और सीए की हमने अपनी रिपोर्ट में, जो इससे पहली रिपोर्ट थी, उसमें ये हाँ। सुप्रीम कोर्ट को बता भी दिया कि आप जो है यस बी सर, एस यस सर। थ्री BS2 और BS1 पे अपनी कार्रवाई जो है स्क्रैपिंग की, वो हम्म जारी कर सकते हैं। हम्म। BS4 6 यस। और इस पे नहीं होगी। तो जो अभी ये इन्होंने जी रिपोर्ट दी, तो इसमें एक जी जी। सवाल आया था एमसीडी के जो बैरियर हैं। अभी हम देखें तो यस सर। दिल्ली में एमसीडी के जो बैरियर्स हैं वो यस। 126 जगह पे हैं, जी हाँ, जी हाँ। क्योंकि दिल्ली तो लैंडलॉक है चारों तरफ से। 126 यस यस बैरियर यस। हैं, और वहाँ पे वो गाड़ियों को बीच में कूद कूद के बीच में रोक देते हैं। उनकी अलग से लेन है, हाँ जी। और जो जनरल लेन है उसमें भी, और सारा यस सर। ट्रैफिक उसकी वजह से जाम रहता है। तो हम्म। इस पे CAQM की जो रिपोर्ट है 21 जनवरी की, यस। जिसको आज हम डिस्कस यस। करने के लिए यहाँ अ, आए बिल्कुल। हैं, तो यस। उसमें CAQM ने कहा कि आप जो है अक्टूबर 2026 तक जी एमसीडी जो है इसको इंस्टॉल करेगी, फुल्ली ऑपरेशनलाइज करेगी, बैरियर फ्री, जी। मल्टी लैंड हाँ फ्री फ्लो। जी। यस यस यस। कोई जो डंडा उठता था बैरियर और नीचे है, हाँ वो हाँ। कहीं नजर नहीं आना जी चाहिए अक्टूबर जी हाँ। 2026 में। और अगर नजर आया तो इसके हम्म। ऊपर जुर्माना किया जाएगा सरकार पे। इस बार थोड़ी बिल्कुल सी बिल्कुल। सख्त नजर आ रही है या। सुप्रीम कोर्ट भी और CAQM। जी तो जी जी। इसमें जो इन्होंने दो चीजों का जिक्र किया है टेक्निकल, एक जी हाँ। तो RFID, हाँ जी। और एक ANPR जो है ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन एनपीआर। सिस्टम, जिसके आप एक्सपर्ट जी भी। जी 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 जी। तो ये अक्टूबर 2026 की जो डेडलाइन दी है, जब तक ये हम्म। सारे वो है फ्री फ्लो हो जाना चाहिए। या हाँ। तो इसमें आप कितने सहमत हैं, और ये जो टेक्नोलॉजी है ANPR, RFID, ये यस कितनी यस। जो है सक्सेसफुल होगी, इस पे आपका कमेंट। यस, ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो एक्टिविटी है जिसमें आपने जो था उसको हटाने के लिए और फ्री फ्लो एट बॉर्डर की जो बात कही, ये टेक्नोलॉजी का जो एक नया जो हमारे ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है उसे बोलते हैं इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ITS। तो ये ITS के प्रावधानों में से एक एक्टिविटी है। तो इसमें बेसिकली इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मतलब हुआ कि आदमी की जहां जरूरत नहीं है और हमारा को जो चेक करना है वो खुद ब खुद हो सके। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल इसमें साथ में देना चाहूंगा। पहली बात तो ये ANPR का मतलब है कि जैसे ही आपको, क्योंकि आज की तारीख में हमारी जो गाड़ियां हैं उनमें जो नंबर प्लेट का जो सिस्टम है यूनिफॉर्म हो चुका है। उसे बोलते हैं हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट। तो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की जो फोटो है वो कैमरा अपने आप रीड करेगा, उसको न्यूमेरिकल फॉर्म से अल्फाबेटिकल फॉर्म से कन्वर्ट करके उसको डिजिटल फॉर्म में ले आएगा। डिजिटल फॉर्म में से ही आएगा। आने के बाद में एक हमारा जो पूरी गाड़ियों का सॉफ्टवेयर है उसे बोलते हैं वाहन सॉफ्टवेयर। तो वाहन सॉफ्टवेयर में उसकी जो भी चाहे उसमें टैक्स पेमेंट की कोई कमी है, चाहे उसकी फिटनेस नहीं है, चाहे उसका परमिट नहीं है, चाहे कोई उसके पास कोई ऐसे गंभीर चाल हैं वो हैं, तो ये सारी सारी चीजें हमारी बिना मैनुअल जांच किए हुए, जैसे पहले हम देखते थे, आपके पुराने जमाने में भी याद होगा, लाओ जी RC लेके आओ, परमिट लेके आओ, फिर उसके बाद में उसके कागजों को देखते रहते थे वो, फिर उसको बाद लंबा चौड़ा चालान बनाते। तो उस सारी प्रक्रियाओं में टाइम लगता था। अब इसमें क्या है, आपको मैं एक दर्शकों को बड़ी अच्छी बात बताऊं। अगर हमारा ये बैरियर भी हम चेक करते हैं तो एक गाड़ी एक टाइम पे तो चेक होती है। लेकिन जब ये हमारे जो स्मार्ट CCTV हैं,
जो आईटीएस के अंदर है, ये सैकड़ों गाड़ियों को एक ही बार में चेक कर लेता है। जी हर एक के फ्रेम एक बार में बन जाते हैं। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं कि मेरे अगर हाईवे है या कोई बड़ा हमारे पास स्ट्रेच है, तो वहां जी पर अगर हमारे पास सैकड़ों की तादाद में गाड़ी खड़ी है, तो वो पर सेकंड सैकड़ों गाड़ियों का जो जो डिजिटल सिस्टम है, हमारा कंप्यूटराइज सिस्टम है, बैकअप है, डिजिटल रिकॉर्ड है, वो सारी गाड़ियों को एकदम चेक कर लेगा। इसमें एक और भी बड़ा फायदा है। सपोज हमारे पास पुलिस को ये पता चलता है कि एक बैंक डकैती करके गाड़ी है, उसका ये नंबर है, तो वो सैकड़ों गाड़ियों में अपने आप ही ढूंढ देगा कि ये वाली गाड़ी है, इसको साइड कर लो, ये गाड़ी का क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व है। तो कहने का मेरा मकसद है कि टेक्नोलॉजी हमारे जो भी ये स्कोप काम के बढ़ते जा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा हथियार है, तो वो केवल टेक्नोलॉजी। जी जी। जी। तो एक ये है, एक तो अभी बात। हमारे को इस हाँ, जी जी कहें। तो हेलो। जी 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 जी। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया है कि एएनपीआर और आरएफआईडी, आरएफआईडी का मतलब ये है कि जैसे सपोज उससे कोई पेमेंट लेनी है, टोल जी लेना है या कोई, जी तो वो पेमेंट उसी गाड़ी को आइडेंटिफाई करके उसके जैसे फास्ट टैग है, तो फास्ट टैग से उसको अकाउंट में पैसा आ जाएगा। और अगर आपके पास कोई उसको अलर्ट भी देना है उस पर्टिकुलर गाड़ी को, तो वो अलर्ट भी दिया जा सकता है कि जी आप अपनी गाड़ी का ये काम करा लीजिए। आप अपना तो कहने का मेरा मतलब है कि ये हमारा जो टेक्नोलॉजी है, दे आर टॉकिंग टू द व्हीकल विदाउट ह्यूमन प्रेजेंस। और इसके अंदर मैं एक और चीज हल्की सी ऐड करना चाहता हूँ, एआई। एआई क्या करता है कि जैसे सपोज एक गाड़ी का चालान भी करना है, तो वो चालान करने की भी प्रक्रिया अपने आप ही कर देगा, उस वाहन का जांच रोकने देख की के, जरूरत नहीं और है। वो भी सेकंडों के टाइम में। गाड़ी को रोकने की जरूरत नहीं है। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो चलता है आपने भी देखा होगा, मैं भी देखता हूँ कि जब बहुत हम्म। सारी गाड़ियां जा रही होती हैं और उसमें एक आध कॉमर्शियल गाड़ी होती है पीले रंग की, आ, जी जी। नंबर प्लेट की, हम्म, और वो बेचारा चुपके से जी निकलने जी। की प्रयास करता है और सबके मेन फ्लो में है, तो फिर हनुमान की तरह जब्त हम्म। करता है उसके सामने, जो उनका कारिंदा जी है टोल का, एमसीडी का। जी 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 तो जी जी। आप ये कह हाँ जी रहे हाँ हैं कि जी। आने वाले समय में ये जब अक्टूबर में हो जाएगा 2026 में, तो ये जो यस बीच में एकदम कूदते थे लोग वो नहीं होंगे। यस यस। अच्छा, बिल्कुल एक छोटी सी बात बिल्कुल। और। अच्छा, मैं कि- इसमें बताना चाहूंगा इस चीज का एग्जांपल अगर आपने देखना है, तो भारत का फर्स्ट आईटीएस हाईवे, ये जो जी गुड़गांव का न्यू एक्सप्रेस वे बना है, वहां पर ये मॉडल लग चुका है। जी यानी कि वहां पर ये वाले एक्सपेरिमेंट जो है वो एक अच्छे लेवल पे लग चुके हैं, और दैट कैन बी रेप्लिकेटेड, जिस जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जी जी। या बहुत खूब। तो छिकारा साहब, सर। एक सीएक्यूएम ने और रिकमेंडेशन की है जी 21 जनवरी को। जी और जो इन्वायरमेंट कंपनसेशन चार्ज हैं, ये जी जी जी। 2015 से यस। रिवाइज नहीं हुए। हम्म। तो उन्होंने कहा कि भाई ये भी रिवाइज करें, तो इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए जी, बात यह है कि रिवाइज तो करें, मैं तो कहता हूं कि अच्छी बात है, लेकिन इट शुड ऑल्सो बी मेड इन पब्लिक डोमेन। क्या हम उनका सही इस्तेमाल कर रहे हैं, और क्या उसका पैसा हमारा जो है ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के अपग्रेडेशन में हो रहा है। अगर हमारा हो रहा है तो कोई बात नहीं, खर्चा महंगाई महंगाई भी होती है और उसका खर्चा भी होता है। लेकिन अगर हम कन्वेंशनल सिस्टम ही रखें, या जैसे हमने ये ईसीसी लगा रहे थे, और काफी 1300 रुपये पर गाड़ी का दिया भी जा रहा था, जो काफी बड़ा अमाउंट है, लेकिन उसके बाद में वो लठैत ही गाड़ी को रोक रहे हैं, या हमारे हाईवे पे वेटिंग इतना चल रहा है और आइडलिंग इतनी ज्यादा हो रही है, तो ये सारी चीजें पैसा लें और अगर उसका खर्चा हो रहा है, दिखाई दे रहा है, तो अब इसमें हम मतलब मेरा कहना है कि अगर हमारा खर्चा पब्लिक में और अच्छे तरीके से प्रूडेंटली हो रहा है, तो बुराई नहीं है। जी जी। जी तो
अगला जो सवाल है वो सारी आज हम उन्हीं की सीएक्यूएम की रिकमेंडेशन जो सुप्रीम कोर्ट को दी है, और सुप्रीम कोर्ट ने जी। सबसे जवाब मांगा है जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, और उनसे यस उनका यस। प्लान भी मांगा है कि यस इसको यस। रिकमेंडेशंस जो है इनको लागू करने के लिए आपका प्लान क्या है और कैसे है, और विद जी टाइमलाइन हाँ। है, विद पेनल्टी जी। क्लॉज है, तो थोड़ा सख्त सारा माहौल है। तो एक जो बात कही, हम्म। ये कही कि जो पॉल्यूटिंग व्हीकल्स हैं हाँ। उनको टाइम बाउंड मैनर में दिल्ली एनसीआर से स्क्रैपिंग या ट्रांसफर टू अदर स्टेट करें। तो जब यस यस। फेस मैनर की बात कह रहे हैं, कहते हैं कि फेसेस में करें, तो एक अभी हम्म। कुछ दिनों पहले आपको अच्छी तरह पता है कि राजस्थान ने जी जी जी। फेसिंग आउट जो है स्क्रैपिंग पॉलिसी की वो की थी, जी उसकी जी जी। पॉलिसी की है, जिसमें ज्यादा लोगों को ये नहीं होता और थोड़ा आस्ते आस्ते करके। तो ये राजस्थान पैटर्न पे जाएंगे या नहीं, दूसरी बात, जो फेसिंग आउट है जो सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं उसमें हाँ। जो एक्सेप्ट भी किया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो BS3 2 और 1 का होगा, या BS4 को भी लेंगे? देखिए जी, मैं आपको फैक्ट बताऊं, दिल्ली जी। में ऑफिशियली BS3 गाड़ी तो कोई है ही नहीं जी। है, और अगर जो चल रही है तो दैट इज अप्लाइंग इलीगल। तो पहली बात है कि BS3 1 2 की अगर कोई गाड़ी है तो वो तो पहले ही आउटडेटेड हो चुकी है और वो अनरजिस्टर्ड हो चुकी है। अब हमारे पास बात आती है BS4 की। तो BS4 की गाड़ियों में अब हमने जो पहले आपके चैनल के थ्रू और CAQM के में जो हमने रिप्रेजेंटेशन रखा था, उसमें यह कहा गया था कि BS4 गाड़ियां जिस हिसाब से हम उसको इक्वेट कर रहे हैं BS3 और 2 से, तो वो गलत है। और ये तो उच्च तकनीक की गाड़ियां हैं जो BS6 का मुकाबला करती हैं। तो इसलिए इनको ना हटाया जाए, हालांकि इस बारे में CAQM ने भी बात मानी है। तो जहां तक बात है कि BS4 गाड़ियों को भी अगर कोई फेज्ड मैनर में करना है, यस, वी एग्री टू इट, लेकिन उसमें भी इसका इवेल्युएशन की जरूरत है। मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी मेरी BS4 गाड़ी चली ही 20,000 किलोमीटर है या 25,000 किलोमीटर है। यस, मैं उस बात को मानता हूं कि उनकी गाड़ियां बेस्ट मेंटेन्ड अच्छा, हैं। एक बात बताएं लेकिन जो हाँ। टिकारा साहब, जी। एक बात, छोटी सी यस बात, सर। छोटे छोटे दो हाँ। सवाल इससे जुड़े हुए। ये एक जी सवाल तो ये है कि BS4 और BS6 में टेक्निकली क्या फर्क है, और जी जी दूसरा जी जी। सवाल ये है कि जो गाड़ियां ऑलरेडी BS4 की अनरजिस्टर्ड हो गई हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ। जिनको अथॉरिटी ने वाहन डेटाबेस से बाहर कर दिया है, यस और सर, जब ये यस सर। सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन होगा हाँ जी। और BS4 को छोड़ दिया जाएगा, तो जो जी अनरजिस्टर्ड है अथॉरिटी क्या उनको दोबारा से री रजिस्टर्ड कराने का प्रोविजन करेगी? तो दो सवाल, मैं पहला दोनों पहले, के हाँ, और ये। पहला पहले दूसरे सवाल का ही जवाब दे देता हूँ, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल सवाल है। हाँ, मुश्किल सवाल इन द सेंस है कि भी देखिए कि सुप्रीम कोर्ट क्या बैक ट्रैक करेगी अपने फैसले को। एक तो इस, क्योंकि जिस टाइम पे इन्होंने ये फैसला किया था, मैं आपको फैक्ट बताऊं, हमारी जो एफिडेविट देने वाली संस्थाएं हैं, चाहे राज्य सरकार हैं, चाहे CAQM भी है, इन्होंने इस ट्रांजिशन को जो BS3 से 4 के बारे में आया था, इसको भली भांति चेक नहीं किया था। इन्होंने दे रिलाइड ओनली अपॉन द मास एमिशन विच इज ए लेबोरेटरी डिजाइन स्टैंडर्ड। तो डिजाइन स्टैंडर्ड को ही अपने इन्होंने मान के और कह दिया कि जी फेज आउट कर दो। और फिर मैं आपको बधाई देना चाहूंगा आपके चैनल को कि आपने इसको इतनी निटिग्रिटी में पहुंचाया कि हमने रिजल्ट बाद में महसूस किया, जो स्टडी कराई, कि भाई ये तो गलती हो रही है। ये BS4 गाड़ियां दे आर नॉट कल्प्रिट, ये इतनी खराब नहीं है जितना हम इनको कह रहे हैं। और वो बात को हम मनवाने के लिए मजबूत हुए। तो अब रही बात यह है कि
आज की तारीख में हमारे 2010 से हमारे पास BS4 गाड़ियां रजिस्टर्ड होने लग गई है। आज हमारे पास 16 साल आ गया। अब 16 साल में ये जो इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस का ATS का जो रिजीम है, ये हमारे को बहुत मजबूत बनाना चाहिए। और इसके अंदर जो गाड़ियां अनमेंटेन्ड हैं, जो इल मेंटेन्ड हैं, उन गाड़ियों को बेशक वो BS4 हो, और मैं तो कहता हूं कि जो 6 साल में BS6 की भी गाड़ियां अगर अच्छी शेप में नहीं है, दे शुड ऑल्सो बी फेस्ड आउट। इट शुड नॉट बी merely ऑन द एज, इट शुड हाँ, बी बिल्कुल बेस्ड सही बात। अपॉन इट्स प्रैक्टिकल वर्किंग कंडीशन। तो बिल्कुल ये इस बिल्कुल। बात का एज जी एज हाँ। का पॉल्यूशन से कोई संबंध नहीं है। और एक यस। गाड़ी जो 15 साल की है, वो एक हम्म 5 साल की गाड़ी से बेहतर हो हम्म, सकती है, इमिशन बिल्कुल लेवल उसका। बात सही है। यस यस। बिल्कुल। तो अब फेज मैनर की तो ये बात है। अब जी। मैं आपको बताता हूँ पहले सवाल की। पहले सवाल में जो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये एक जैसे नाम भी है ना, भारत स्टेज। तो स्टेज का मतलब है कि एक सीढ़ी ऊपर। ये बात बिल्कुल सही है कि BS6 का जो है स्टेज, जो डिजाइन स्टैंडर्ड है, वो BS4 से बेटर है। लेकिन इसका बेटर का जो परफॉर्मेंस है, वो अगर मैं इसको हाईवे ऑपरेशन की बात करूं, मैं इसको पहाड़ पे चलाने की बात करूं, मैं इसे ओवरलोड पे होने की बात करूं, यस, BS6 कैन परफॉर्म बेटर देन BS4। बट दिल्ली में हमारी जो कंडीशन है वो लो लोड की है। यहाँ पर गाड़ियों की ज्यादा से ज्यादा आप क्या स्पीड मानते हैं? एवरेज स्पीड तो हमारी 20 और 25 ही है। हाँ लो बिल्कुल। लोड है। कंजेशन तो लेवल बहुत अगर बढ़ मैं गया है और एवरेज स्पीड बड़ी घटी है। बट तो अब जो बात आने की है, मैं जो थोड़ा सा हम अपने जो और एक और प्लेटफॉर्म है, वहां पर हम जिक्र कर चुके हैं कि दिल्ली को लो लोड के पैरामीटर की जरूरत है। अगर हम अभी मैं आपको बताना चाहूँ, मैं ये खबर जो CAQM की पढ़ रहा था, तो इन्होंने एक फिर एक कॉस्मेटिक जो एनफोर्समेंट की बात कर दी है। हालांकि हमने इस बात के लिए मिनिस्ट्री को भी बताया था कि जी ये जो नया आप रिमोट सेंसिंग डिवाइस की बात कर रहे हैं, ये रिमोट सेंसिंग डिवाइस इज नॉट एन इफेक्टिव प्रैक्टिकल नहीं, मेरा सोल्यूशन। अगला सवाल जो ये है, आपको एक अब मेरा हाँ अगला जी। सवाल यही था जिसका आप जवाब दे रहे हो, कि जो जी। PUC 2.0 है, यस यस यस। उसके लिए उन्होंने कहा है कि भाई रिमोट सेंसिंग डिवाइस के जरिए ही इसको ऑन रोड जो है इमिशन लेवल चेक होगा। तो ये बात कुछ समझ में आ नहीं रही। जी। अच्छा, असल में मैं आपको बताऊं, आप तो अपने सब्सक्राइबर्स और मेंबरों के साथ खुल के बात कर लेते हैं। लेकिन मैं जब ये बात अपनी किसी कॉरपोरेट लेवल पे बात करता हूँ, इंडस्ट्री के सामने बात करता हूँ, तो मुझे एक चीज मेरे को महसूस हुई है कि हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो ऑटोमोबाइल टेक्नोक्रेट्स है, उनकी तो कोई सुनाई नहीं होती। और इसके अंदर सुनाई होती है उनकी, जो लोग एनवायरमेंट साइंस से BSc MSc PhD किए हुए हैं। अब वे लोग इन गाड़ियों के पोल्यूशन को भी इंडस्ट्री के पोल्यूशन के साथ इक्वेट करते हैं, या वो बिल्डिंग के साथ इक्वेट करते हैं, या ये जो डोमेस्टिक जो हमारा बर्निंग होता है उसके साथ। और वे ही लोग हैं इसमें जो ये स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। अब रही बात ऑटोमोबाइल पोल्यूशन एनफोर्समेंट की, सर इसका तो जो हमारा एग्जैक्ट एग्जॉस्ट पाइप पे जो पोल्यूशन आ रहा है, उसकी ऑब्जर्वेशन जब तक हम उसको मैपिंग नहीं करेंगे, जब तक हमारा, चाहे वो CAQM हो, चाहे किसी और बड़ी संस्था हो, चाहे चाहे DPCC हो, CPCB हो, ये कोई भी आदमी या कोई भी संस्था हमारे ऑटोमोबाइल पोल्यूशन पे करेक्ट इंफॉर्मेशन दे ही नहीं पाएगी। इसीलिए तो आज कोई 12% बोलता है, कोई 41% बोलता है, क्योंकि दे आर नॉट हार्डकोर पीपल इन्वॉल्व। और अभी भी जो CAQM ने जो एक संस्था को, जिन लोगों को एक्सपर्ट पैनल को बनाया था, तो उसमें भी आई एम सेइंग दैट इट इज नॉट अ फॉर्चुनेट मैटर that they have inducted the person who had been
डोमिनेटिंग द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री। और उन्हीं लोग उन्होंने फिर भी ये रिमोट सेंसिंग डिवाइस जो भारत में किसी भी संस्था से प्रैक्टिकली पास नहीं हुआ है, और इन लोगों के पास भी जो पोल्यूशन के डेटा जिसको वो कैप्चर करना चाहते हैं, जिस चीज को वो बनाना चाहते हैं, तो दे आर इक्वेटेड विद मास एमिशन टेस्ट के साथ में ये। और हमारा पर्पस ये था, जो हमने भी एक इंफ्रारेड के कैमरा के साथ थर्मल मैपिंग की थी, तो हमने की थी एग्जैक्ट पोल्यूशन को नापने की, और उससे हम डेटा निकालते हैं। तो हमारा भी प्रयास ये है कि आप एक्चुअल टेल पाइप एमिशन को टैप करें, उस पर नई टेक्नोलॉजी लगाएं, तब तो बात ठीक है। अगर आप एक सरसरी नॉलेज क्योंकि इसके अंदर जो रिमोट सेंसिंग डिवाइस के अंदर जो बात की जा रही है, वो दी जा रही है एग्जॉस्ट पाइप से दूर। और जैसे ही आप एग्जॉस्ट पाइप्स के आउटलेट से अगर आप 1 मीटर दूर हैं या आधा मीटर दूर हैं, तो पोल्यूशन लेवल की मात्रा एकदम चेंज हो जाएगी। और अगर उसका टेम्परेचर जो एग्जॉस्ट पे अगर आपने उसी टाइम पे नहीं नापा, तो भी क्या कहते हैं, वो डिफर कर जाएगी। तो ये बेसिकली एक सर्वे करने के लिए इक्विपमेंट है। और एक एक मैं आपको बताऊं, BS6 में नई आया है रियल टाइम इवेल्युएशन। तो उसके लिए तो ये ठीक है, रिमोट सेंसिंग डिवाइस, उसमें ये हवा में चेक नहीं होता, वो इक्विपमेंट में लगा होता है, तब तो ठीक है। बट अदरवाइज ये जो रिमोट सेंसिंग डिवाइस है, इसके ऊपर जब हमारी टेस्टिंग एजेंसियों ने भी अप्रूव नहीं किया, और उन्होंने भी इसके रिजल्ट को कंसिस्टेंट नहीं पाया, देन व्हाई इट इज बीन टाउटेड अगेन बाय CAQM। हाँ, मैं इस बारे में जरूर जानता हूं कि इसके पीछे कुछ एक बड़े कॉरपोरेट का हाथ है, जो इस महंगे महंगे इक्विपमेंट को, जो करोड़ों करोड़ों की मशीन है, उसको बेचना चाहते हैं। और इसका जो टेस्ट है, उसका भी क्वांटम, जो मैं आज बिल्कुल, से आप इस सही वाले कह रहे हैं। अक्टूबर हाँ 2026, यानी कि हाँ जी, कितने दिन रह गए अभी? 9 महीने हाँ जी, लगभग। तो जी जब जी, ये करके देना है, और अभी टेक्नोलॉजी जिसकी बात कर रहे हैं उसमें कोई निश्चितता नहीं है, जो सर्टेन जी, नहीं है, तो ये तो यस, हवा में बात हुई CAQM की। बिल्कुल। बस बिल्कुल, मैं इस बात पे हालांकि आपने जितने भी मेजर बताए, मैं CAQM से एग्री करता हूं। दे आर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, यस। लेकिन जहां हम टेक्निकल बात पे आ गए, फिर वह CAQM ने वही गलती कर रहा है जो पहले करता। जी। अब जी हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जी जी कि, और वो सवाल लोगों ने बार बार पूछा है। जी 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 और सवाल है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं जी 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 जी, उसकी तरफ बढ़ाने की बात कर रहा है CAQM, के उधर जाए। हाँ हाँ, जो यस पुरानी यस, गाड़ियां हैं उसमें हाँ, रेट्रोफिटमेंट की बात कह रहा है। बिल्कुल जी, और रेट्रोफिटमेंट की लिए उन्होंने कहा हम्म, कि सर्टिफाइड एजेंसी को ये काम दे दें, और पुरानी जी, गाड़ियां जो हैं EV बन जाएं, अगर साफ सीधे सरल शब्दों में कहूं तो। इससे आप बिल्कुल कितना जी, बिल्कुल। इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? मैं आपको ना इस वाले बात में मैं बताऊं कि जहां तक बात सर्टिफाइड एजेंसीज की है, हमारे देश में दो बड़ी मुख्य एजेंसियां हैं, एक पूना की ARAI, एक ICAT मानेसर की है। तो इनके पास अगर आप कोई भी मॉडिफिकेशन लेके जाते हैं, तो लेके जाते हैं, मान लिया मैंने आपकी गाड़ी में इंजन हटाकर अपनी मोटर लगाई, मोटर लगाने के बाद में आप कहते हैं कि जी मेरी टेस्ट कर दो। और ये क्या करते हैं कि उसको ये देखते हैं कि हाँ आपने मोटर लगाई और गाड़ी चल गई, ठीक है जी, और वो सर्टिफाइड करके दे देंगे आपको। अब समस्या ये आती है कि मान लिया मेरी गाड़ी है, और मैं किसी भी कंपनी से जिसके पास सर्टिफिकेट है, उससे मैं अपना रेट्रोफिटमेंट कराता हूं। तो कराने के बाद में अब आएंगे सवाल कि कितनी मुझे लाइफ मिल रही है, कितनी मेरी कॉस्ट है, कितनी मेरी उसकी टेक्नोलॉजी सस्टेन करती है। तो अब बात आ गई सस्टेन करने की।
तो जितने भी ये गाड़ियों ने रेट्रोफिटमेंट की हैं, आज कोई भी गाड़ी ऐसी इस कमर्शियल लेवल की सस्टेनेबिलिटी पे आई नहीं है। इसमें इसका सबसे बड़ा मुख्यतः कारण ये है कि मैं आपको आपके चैनल पे बताना चाहूंगा कि जो हमारी ये जो इंजन की पेट्रोल या डीजल की जो गाड़ियां हैं, इसमें फ्रिक्शनल लेवल हमारा, मैं आपको बताऊं कि 50% से 100% तक होता है। यानी कि गाड़ी की 50 से लेके लो लोड पे 100% जितनी इंजन की ताकत है, मान लिया मेरी इंजन की ताकत 40 हॉर्स पावर है, तो मुझे 80 हॉर्स पावर चाहिए 40 की एफिशिएंसी लाने के लिए। क्योंकि आइडल कंडीशन में, आइडल का मतलब जो स्लो चलती है या कम धीरे धीरे चलती है, तो उसमें फ्रिक्शन लेवल 95% तक होता है, 90% तक तो होता है। और जब थोड़ी सी वो मोमेंटम ले लेती है गाड़ी, तो वो उसका 50% के करीब होता है। तो ये और जो इलेक्ट्रिकल ओई डिजाइंड गाड़ियां हैं, इनका फ्रिक्शनल लेवल हमारा 15 से 20% ही होता है। तो हमारे को टोटल इलेक्ट्रिकल गाड़ी खरीदना बेहतर है रादर देन रेट्रोफिटमेंट का। अगर आप रेट्रोफिटमेंट की भी बात करें, मैंने क्या हुआ कि कुछ टीवी चैनलों पर खबरें देखी है, तो वो ये लोग कहते हैं कि जी हमारी जो एवरेज आ रही है 50 से 100 किलोमीटर आ रही है। तो अगर वो जो 50 से 100 किलोमीटर कह रहा है, इसी में ही बहुत बड़ा जोर है। आपको 50 भी नहीं आने वाली इन गाड़ियों में। अच्छा, 50 किलोमीटर रेंज कोई रेंज नहीं होती आपको, क्योंकि जब हमारा परसेंटेज अगर इस गाड़ियों में 20% से कम, 30% से कम होता है, तो रिस्की कंडीशन में आ जाती है। अगर गाड़ी की किसी तरह से 0% आ गई, तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में। तो पहले कहने की बात यह है कि हमारे को इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए हमारे को इन चीजों पे ध्यान होगा कि रेट्रोफिटमेंट हमारे को आंख बंद करके नहीं करनी चाहिए। और जिस तरह से अब सुप्रीम कोर्ट में सीएक्यूएम ने जो जवाब दिया है कि इन गाड़ियों को हम इलेक्ट्रिफाइड करा देंगे, तो सर जब तक ये कॉन्फिडेंस ना हो और इनकी सस्टेनेबिलिटी ना हो, तो इन इन बातों को करके कम से कम गुमराह ना किया जाए। आप जी बेशक कह जी दें कि आप जी टीवी पूरी खरीद लो या गाड़ी रिप्लेस कर लो, बट गलत लोगों, गलत टेक्नोलॉजी को या गलत प्रोफेशनल लोग के हाथों पब्लिक को नहीं चीट होना चाहिए। दिस जी इज जी माय जी एक्सप्रेशन जी थ्रू योर चैनल। जी। ओके। अगला जो सवाल है, आपने रेट्रोफिटमेंट में कहा और इसमें काफी जी संशय है, और लगता है कि जी जी। ये जो अक्टूबर तक जो सर्टिफाइड एजेंसी है उसको फाइनलाइज नहीं कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल जी। ऐसा लग रहा है। तो एक तो बात जो है, जी जी। सारी बात जो इसमें कही गई है वो कही गई है कि हम्म ANPR, RFID और रिमोट हम्म सेंसिंग, AI ड्रिवन हम्म सर्वेलेंस, इसके ऊपर हम्म। फोकस किया जाए। जी 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 इसका जो सक्सेस रेट है, जी। हाँ क्योंकि ये जो है आपको बैरियर फ्री फ्री फ्लो देता है, हाँ जी हाँ जी। लेन, और आदमी सीधा निकला यस। हुआ चला जाएगा एक स्पीड जी पे, हाँ जी हाँ। 35 पे, 40 पे, तो जो अभी ये क्यू लग रही है वो नहीं लगेंगी। बात बड़ी अच्छी जी। लगती है, हम्म, पर इसकी हाँ जी हाँ रिलायबिलिटी जी। रेट कितना है, कितना इससे जो है ANPR से मिस हो जाता है। ये देखिए जी, क्या है कि हमने 5G के स्पेक्ट्रम पे आ चुके हैं। और 5G वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो चुनिंदा, अगर 4-5 कंट्रियों में ही होगा। तो जहां तक बात है इसकी, तो मिस होने पे एक नया कानून भी जो भी बनाया है कि अगर आपने टोल टैक्स नहीं दिया, तो आपका गाड़ी का रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, एनओसी के टाइम पे आपको ये सब बकाया भरना पड़ेगा। तो ये कुछ डेटरेंट हैं। पर अब मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ। मैं आप दिल्ली में बात करें तो दिल्ली में तो फिर भी कुछ हमारी रिलायबिलिटी है। मैं पिछले हफ्ते रिमोट एरिया ऑफ असम में गया था, उससे पहले अरुणाचल में गया था।
तो वो बोलते हैं बोले जी हमारे पास जो पीओएस है, जो एक मशीन जो ट्रैफिक पुलिस वाले के पास होती है, वो बोलता है जी वो उस पे कनेक्टिविटी नहीं पूरी बन पाती, और हमारे पास एक गाड़ी के ऊपर 20-20 25-25 मिनट, आधा आधा घंटा भी लग जाता है। तो ये भी कंसर्न है। तो हमारे को जो प्लेटफॉर्म है वो उसका रोबस्टनेस बहुत जरूरी है। और टेक्नोलॉजी के लिए अगर हमारा बेस अच्छा होगा, देन ओनली वी कैन पुट ए रिलायबल एंड सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी। आप तो तो अच्छी बैंडविड्थ की बात कह रहे हैं और सस्टेनेबल हाँ जी। अनइंटरप्टेड बैंडविड्थ की बात कह रहे हैं। अच्छा, यस सर, एक यस। मेरी बात अभी आया, मैंने सिंगापुर में कुछ सालों पहले देखा था जी हाँ। कि सिंगापुर में नीचे कोई बूथ, कोई लेन, कोई टोल का ये ऐसा कुछ भी नहीं है, नजर भी नहीं आता कि यहाँ पे टोल वोल कुछ है। जब आपने हाँ बैरियर जी, हाँ जी। लगाना है, जब फ्री फ्लो रखना हाँ है, तो जो नीचे वो जी, बनाते हैं उसका एक डब्बा, उसकी क्या हाँ जो, जी, हाँ जी, उसको सबको हटाओ। वहां पे क्या था सिंगापुर में कि ऊपर लाइन उसे वायर से खींच के और ऊपर से जी। फोकस कर रखे थे कैमरे। कैमरे हाँ हाँ हाँ। और जो रेड स्पीड कैमरा है या और जो जिस तरह का आप कह रहे हैं, हाँ हाँ। ईएनपीआर जी। रीडर जो है, हाँ। और यस उस यस। सिस्टम को उन दिनों ईआरपी कहते थे सिंगापुर में, अभी भी वही कहते इलेक्ट्रिक हैं सर। रोड और प्राइसिंग। आज से पहले भी यही नाम था। हाँ, यस यस, बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर उस पे करें वहां, इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, शेड बनाना, वो करना, वो सारे इतने सारे आ, बिना बात के लोगों को इकट्ठा करना, उसकी क्या जरूरत है? जब फ्री फ्लो होगा वो अपना आप रीड करेगा। हमारे असल में मैं, हालांकि पता नहीं इस बात को कहना उचित है कि नहीं, हम टेक्नोलॉजी की भी बात कर रहे हैं, लेकिन टोल और लठैत को भी साथ रखना चाह रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, हमारे जो कन्वेंशनल सिस्टम है ना, वो उसको ज्यादा रिलायबल मानते हैं। तो अभी नहीं, कुछ माइंडसेट की जरूरत अगर है। चिक्कारा साहब वो ये देखते सर। रहे मॉनिटर पे कि मॉनिटर ने हाँ जी। उसको प्रॉपरली पढ़ा कि नहीं पढ़ा, अगर नहीं पढ़ा तो हाँ फिर वो कूद के हनुमान की तरह सामने आके फिर जी। खड़ा हो जाएगा, फिर गाड़ियां रोकेगा, तो फिर तो वो की वही बात रही। तो ये फैक्ट यही है ना। तो हम लोग अभी अभी भी टोल पे हम कॉन्फिडेंस जाते लेवल। हैं तो बहुत सारी गाड़ियों को पड़ता ही नहीं है, तो फिर वो निकल के आता है। और एक जगह मैंने देखा, अभी मैं देहरादून गया था, तो उसने हम्म। एक स्टिक में वो जो है रीडर बांधा हुआ था। हाँ जी। इस गाड़ी का नहीं पड़ता था, उसके बिल्कुल वो जो लगा हुआ था हाँ फास्टैग उसके ऊपर लगा देता था, जी 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 जी। हाँ उससे लाठी से। अगर हाँ लाठी हाँ। लठैत यही रहे तो फिर टेक्नोलॉजी की तो एडवांटेज किसी को मिलनी ही नहीं है, फिर भी यही काम होगा। मैं असल में कुछ पता नहीं, आपको फैक्ट भी बताना चाहूंगा कि जो ये प्राइवेट टोल वाले लोग हैं, ये लोग भी चाहते नहीं हैं कि टेक्नोलॉजी आए। और ये इनका जो सिस्टम को ये पहले ब्रेक डाउन करेंगे, फिर ये मैनुअल पे लाएंगे, और मैनुअल पे ये इकट्ठी करके गाड़ियों का लॉट निकालते हैं, जिससे कि इनको अपना जेब में भी पैसा आए। तो ये चीजों का भी जो कन्वेंशनल सिस्टम है अगर उसको मान लिया ये जाए, हाँ, अगर हाँ जी। मान लिया जाए 100 गाड़ियों में हम्म। से एक आध गाड़ी नहीं भी पढ़ी है, जी जी तो आप उसको रोक के जो बाकी गाड़ियों को होल्ड करते हो, उनकी जो एडवांटेज है उसको खत्म करते हो, तो एक आध गाड़ी को जी। जाने दो भाई, कोई आफत नहीं है। तो बस उससे फ्लो तो बस बस आपका सही रहेगा। ऐसे बस भी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस होने चाहिए होना कि भाई चाहिए। उसके और ऊपर अगर कोई, फ्री फ्लो पे, यस। फ्री फ्लो मींस हाँ फ्री फ्लो, नो ह्यूमन इंटरवेंशन, वेदर हाँ जी। दैट नंबर प्लेट इज बीइंग read by the ANPR हाँ system or not, ये ऐसे बिल्कुल आदेश होने चाहिए। बिल्कुल एग्री। इन्हें वो हमारी टेक्नोलॉजी स्ट्रांग होनी चाहिए, और ये जो मैनुअल इंटरवेंशन है, कि हम टेक्नोलॉजी को खराब कह के अपना मैनुअल सिस्टम चलाएं, ये साइकोलॉजी चलनी ही नहीं चाहिए। और रही बात है कि अगर आपकी 100 में से एक गाड़ी निकल भी गई, तो तो क्या फर्क वो पड़ रहा हमारे है? सिस्टम का फ्लॉ था।
हाँ, तो अब कोई वहां फर्क नहीं आपने पड़ गाड़ियां रहा, लेकिन औरों को 10 मिनट 15 मिनट रोक दी, और बाकी गाड़ियां, हम्म उन्होंने कितना फ्यूल हम्म, जो है वहां पे वेस्ट किया, यस कितना यस यस इन्वायरमेंटल यस। पॉल्यूशन हुआ। तो हाँ उस हाँ, बात को भी जरा ट्रेड ऑफ करके देखना चाहिए। अच्छा, एक चीज बिल्कुल और भी बिल्कुल। कही है इस रिपोर्ट में, जी कि जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन चार्जेस हैं, जी जी जो जी। अभी 1% लग्जरी व्हीकल्स पे लगते हैं, जो डीजल की कार हैं, एसयूवी हैं, और हाँ दो हाँ, हजार जी जी जी। की कैपेसिटी एंड अबव, तो उसको बढ़ाने हम्म। की भी बात कही है। इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए सर, जो आपने शुरू में जब आज का प्रोग्राम शुरू किया था, तो उसने आपने राजस्थान का और फेज मैनर का नाम लिया था। तो जी। मैं मेरा इसमें ये है कि आप सेस बढ़ाएं और ज्यादा बढ़ाएं, लेकिन वो उन्हीं से कराएं जो गाड़ियां रोड वर्दीनेस में जिस जो जो ज्यादा अच्छी नहीं है। यानी कि उन लोगों पे इतना बढ़ा दिया जाए कि दे हैव टू मूव आउट द व्हीकल फ्रॉम दिल्ली। तो ये जो हमारा जो टेक्निकल इवैल्यूएशन ऑफ गाड़ियों का है, इसको अगर हम स्ट्रांग बना दें, और उसके अंदर अपने आप ये जो खराब गाड़ियां हैं उन्हीं पे आप सेस डबल क्या ट्रिपल भी लगाएं। और वैसे तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने भी उसी डायरेक्शन में काम किया है, बट हम उसको एज ए स्टेट और एज CAQM या सुप्रीम कोर्ट ने। ये थे कि जो 1%, हम्म। 1% जो गाड़ियों पे लिया जा रहा है, उसको यस बढ़ाने सर, की यस सर, भी, जो लग्जरी गाड़ी हैं 2000 सीसी यस से सर, यस ज़्यादा सर। की, तो उनके लिए या भी कहा गया है कि इनका भी जो है वो बढ़ाया जाए। तो इस बारे में या आप की राय क्या है? इसमें सर, जैसा हम फेज्ड मैनर में गाड़ियों को स्क्रैपिंग की बात कर रहे हैं, तो जी। उसमें ये कहा जाए कि मान लिया जैसे मेरी गाड़ी सपोज 2011 साल की है, और जी। मैं BS4 में हूँ, मुझे अलाउड किया जाना है। तो कोई बात नहीं, सरकार कहे कि आप क्योंकि आपको मैं बताऊं कि गाड़ी में सिर्फ पोल्यूशन नहीं होता, सेफ्टी भी एक कंसर्न है। रोड सेफ्टी भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारे लिए। तो अगर कोई गाड़ियां पोल्यूशन में ठीक है और लेकिन सेफ नहीं है, तो और वो ऑटोमेटेड जो टेस्टिंग है, जिसको हम ऑटोमेटेड टेस्ट स्टेशन की बात करते हैं, तो अगर उसके अंदर फिटनेस में वो गाड़ी पास हो रही है, और अगर उसके अंदर कुछ उसके अंदर एडवाइजरी पॉइंट हैं, और ऐसे लगते हैं कि भाई ये गाड़ी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी, तो उन गाड़ियों को जिनको, मान लिया मैं रोड वर्दीनेस की बात करता हूं, कि जिन गाड़ियों की रोड वर्दीनेस 40% है, तो उन पर सेस डबल से का ट्रिपल भी लेना चाहिए। अगर जिन गाड़ियों का 60% है, तो उस उन गाड़ियों को हम सेस सिर्फ 1% में बढ़ाएं। और अगर जो गाड़ियां 70 से या 80 से ऊपर हैं, उन गाड़ियों पे सेस ना बढ़ाया जाए। तो हम स्टेज वाइज गाड़ियों की डिपेंडिंग अपॉन देयर रोड वर्दीनेस के बेसिस पर इसको सेस लेना चाहिए। और जो गाड़ियां अनुरूप नहीं हैं, या जो गाड़ियां इल मेंटेन्ड हैं, तो उन गाड़ियों से ज्यादा टेस्ट टैक्स लेना चाहिए, और सेस के फॉर्म पे लेना चाहिए। तो कोई बुराई नहीं। जी। जी। अच्छा, एक बात और कही इन्होंने अपनी रिपोर्ट में, जी कि जो रोड्स हैं उनको जी, मेंटेन और रीडेवलप किया जाए, जो स्टैंडर्ड इंडियन रोड कांग्रेस के हैं बिल्कुल जी। उनके मुताबिक। अब मैं ये यस देखता सर, हूं कि चलो, दिल्ली में तो ट्रैफिक पुलिस की डायरेक्शन पे रोड मार्किंग होती है, यस सर, यस सर। पर जो एनसीआर हैं, जैसे नोएडा का जी एग्जांपल हाँ, लें, तो वहां तो जी ट्रैफिक जी, पुलिस के पास रोड मार्किंग और ये सब कुछ नहीं है। वो जी तो हाँ, सिविल इंजीनियर करता है। और नोएडा जी में हाँ, जी हाँ, कोई जो है ट्रैफिक इंजीनियर भी नहीं है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, तो ऐसे हालात में, क्योंकि उन्हें तो ये भी नहीं पता होता कि स्टॉप लाइन क्या है, या कौन सी मार्किंग होनी जी हाँ, चाहिए, और मार्किंग जो है, जब फॉग बहुत ज़्यादा हो तो जी हाँ, उस वक्त ये बड़ी क्रूशियल है। अभी पीछे एक जी हाँ, एक्सीडेंट हुआ, जिसमें एक जी कार हाँ, जो है रात में फॉग की वजह से, टी पॉइंट था, यस यस। और वो एक हम्म। जो बेसमेंट का खड्डा खुदा हुआ था उसमें चली गई,
और जी, अनफॉर्चुनेट एक यंग इंजीनियर की डेथ हो गई। बिल्कुल तो जी। वहां पे रोड इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कर्वेचर सही होना चाहिए था, वो सारा बिल्कुल उस बिल्कुल। तरह की बातें होती होनी चाहिए थी। तो हाँ जी, हाँ जी। वो नहीं होती है। और आप देखें यमुना पे भी काफी रोड एक्सीडेंट होते हैं, यमुना हाँ, एक्सप्रेस वे जो जी। एक्सप्रेस वे है। तो ये हाँ रोड जी, हाँ जी। मार्किंग और ये चीजें भी उन्होंने कही हैं। अब इस पे कितना आगे ये जाएंगे, दिल्ली चली भी जाए, एनसीआर का क्या होगा? जी हाँ। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। मैं इस रोड सेफ्टी में तीन पैरामीटर मानता हूँ। एक तो ड्राइवर, दूसरा गाड़ी, तीसरी सड़क है। तो हमने आदमी पे भी बात की और गाड़ियों पे भी बात की, लेकिन सड़कों पे बात नहीं की। जी तो सड़क है टू बी ऑडिटेड। और ये जो आईआरसी के जो स्टैंडर्ड्स हमारे हैं वो इंटरनेशनल रोड कांग्रेस के हैं। तो ये हमारा मैं आपको और बताता हूँ, जो सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स है 167 के अंदर ये बताया गया है कि पहले आपको रोड सेफ्टी ऑडिट करना होगा और फिर उसके बाद में आप इलेक्ट्रॉनिक ई चलानिंग का प्रोविजन रखेंगे। तो हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है, तो उन्होंने सही मायने में अपना तो काम शुरू कर दिया और लोगों से चलानिंग भी शुरू कर दी। लेकिन जवाबदेह जो पीडब्ल्यूडी का होना चाहिए था, या जो भी आपकी नोएडा अथॉरिटी है की अगर बात करते हैं, या कोई और रोड ओनिंग एजेंसी है, तो ये उनका दायित्व हमारी सड़कों की जो स्थिति है, या चाहे उसमें रोड सेफ्टी ऑडिट होगा तो एनक्रोचमेंट भी हटेगी सड़कों से। और सड़कों पर जो फुटओवर ब्रिजेस भी लगेंगे, इंटर अंडरपास भी बनेंगे, और पेडिस्ट्रियंस के भी रास्ते बनेंगे। तो ये सारी सारी चीजें जो सरकार जो जो पेडिस्ट्रियंस की और गाड़ियों की जरूरतें हैं वो पूरी की जानी है, जरूरी है। जी जी। तो ये बिल्कुल तो आपने बिल्कुल बहुत सही वाजिब रहा है, कहा। और सुप्रीम कोर्ट ने और भी कहा है। बिल्कुल। आपने बिल्कुल हम्म, वाजिब कहा, और हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इस बात पे अब संज्ञान ले रहे हैं और बड़े सख्ताई से आगे आ रहे हैं। और आज हमने जी हाँ। लगभग बहुत सारे विषयों पे बात की, जो भी यस सर। दर्शकों के सवाल थे या जो रिपोर्ट दाखिल की और उसमें रिकमेंडेशन थी उनके ऊपर भी बातचीत की। और काफ़ी समय आज हमने छिक्कारा साहब का लिया, और सर। आइंदा भी लेते रहेंगे। आज इन्होंने जी। कई काम करने थे, पर इन्होंने उसके बीच भी हमारे लिए समय निकाला। तो उसके लिए चिक्कारा साहब आपका धन्यवाद। और फिर भी मिलेंगे। और आज इन्हीं शब्दों जी। के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, अपने दर्शकों से विदा लेता हूँ। और इस तरह के सवाल जवाब हम आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि ये जनता की सेफ्टी से रिलेटेड एक टॉपिक है। उनसे रिलेटेड जो व्हीकल्स हैं उसका टॉपिक है कि 10 साल 15 साल की गाड़ियों का क्या होगा, उनकी जेब का क्या हाल होगा। तो आज इसी स्टेटमेंट के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं, अपने दर्शकों से। नमस्कार।